हेलो क्लास बच्चों, हम इस चैप्टर में जो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसमें हमीरदेव के बारे में पढ़ा था हमने, राव शिखा के बारे में, हमीरदेव के बारे में। तो आगे हम बढ़े महाराणा प्रताप के बारे में। इनका थोड़ा सा जिक्र हम अकबर के समय में कर चुके हैं कि किस तरह से अकबर के साथ इनका जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जो है, इनका जन्म 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के दुर्ग में। इनके पिता तो उदय सिंह के नाम से थे, प्रसिद्ध व्यक्ति, मतलब प्रसिद्ध राजा जो हम कह सकते हैं। और जयवंता बाई जो है इनकी माँ। विवाह इनका हुआ था 1557 में अजय थे पवार से, और फिर इनका एक पुत्र हुआ था अमर सिंह 1559 में। उदय सिंह जी की जब मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 में गोविंदा में, तो उस समय उनके जो सामंत सब थे, इन सब ने मिलकर के और उसी दिन जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ से अपन बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो पीले रंग की है वहाँ पर, और एक घाटी है, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है। मुझे जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इसको जो जेम्स टॉड है, जिन्होंने राजस्थान के बारे में, इनके बारे में जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो उसने इसको हल्दी घाटी के जो क्षेत्र है, इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया है। थर्मोपल्ली एक जगह है, एक स्थान है जहाँ यूनान और फारस के सेना के बीच में युद्ध हुआ था, और वहां पे भी वही परिस्थितियां थी जैसे कि हल्दी घाटी में। वो भी एक स्थान ऐसा था जहाँ दो पहाड़ों के बीच का सकरा रास्ता था, वहां पर एक लड़ाई युद्ध हुआ था। तो उसी के आधार पे उन्होंने इसको नाम भी मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा कि जैसी स्थिति वहां थी वैसे ही हल्दी घाटी में भी थी। तो उस समय स्थिति ये थी कि अकबर जो है अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, और इसने राजपूतों से अपने संबंध भी स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध के द्वारा भी साम्राज्य बढ़ाया जा रहा था। तो बहुत सारे राजपूतों ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक महाराणा प्रताप थे जो इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनको मनाने के लिए उनको जो है प्रस्ताव अपना भेजा उसने, और इसके लिए एक शिष्टमंडल था, 4 लोगों को अकबर ने भेजा इनके पास। तो 1570 में नागौर में अकबर ने एक दरबार बुलाया था। उस दरबार में उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि प्रताप को बंदी बनाना है, ठीक है, और इनको अपने सामने जो है स्वीकार कराना है अधीनता को। पर ये स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने 4 लोगों को अकबर ने भेजा। ठीक है, एक थे जून 1573 में, कहते हैं उनका नौकर था जलाल खां, उसको भेजा, पर वो असफल होकर लौट आया। फिर नवंबर 1572 में उन्होंने जलाल खां को भेजा। फिर उसके बाद इन्होंने जून 1573 में जो है मानसिंह को भेजा मनाने के लिए। वह 4 लोग, एक शुरुआत होती है नवंबर 1572 से जलाल खान, फिर इसके बाद जून 73 में मानसिंह, ठीक है, फिर उसी वर्ष अक्टूबर में जो है भगवान दास, और उसी वर्ष दिसंबर में टोडरमल। इन 4 लोगों को अकबर के द्वारा कहाँ भेजा गया? महाराणा प्रताप के पास, कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। पर महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तब अकबर को लगा कि अब स्वयं मुझे जो है इनके साथ अब युद्ध लड़ने की स्थिति आ गई है। तो उन्होंने प्रताप को बंदी बनाने की योजना जो बनाई, और ये योजना बनाई गई अजमेर के किले में। ठीक है, अब अजमेर के किले जहाँ कहते हैं वर्तमान में अभी वहां पे एक म्यूजियम जैसा बना दिया है। और जब अंग्रेज थे तब वहां पे उनका शस्त्रागार था, जिसको मैगजीन कहते हैं, वहां पे ये योजना को बनाया गया। और फिर इस योजना का जो सेना नायक बनाया गया, जो प्रताप को बंदी बनाने के लिए निकलेगा सेना लेकर, वो था सेनापति मानसिंह, और उनके सहयोगी थे आसिफ खान। अब 3 अप्रैल 1576 को, ठीक है, युद्ध हुआ था जून में। तो अप्रैल से ये सेना जो है रवाना हो गई थी प्रताप को बंदी बनाने के लिए, और अजमेर से रवाना हुई। और इसने पहला जो अपना रेस्ट किया या पड़ाव डाला वो मांडलगढ़ में डाला, और लगभग 2 माह तक उनकी सेना वहां पर रही। और फिर यहाँ से वो चली सेना, और अगले पड़ाव पर रुकी खमनौर एक जगह है, वहां पर इसने मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला। इसी बीच क्या है कि महाराणा प्रताप तक इस सेना के आने की खबर पहुंच गई। तो उन्होंने इस सेना का सामना करने के लिए जो रास्ता चुना वो था हल्दी घाटी। ठीक है,
गोगुंदा खमनौर पहाड़ियों के मध्य एक सकरा रास्ता था। इसकी खासियत ये थी कि इसमें एक बार में एक ही जो है व्यक्ति निकल सकता था, सकरा रास्ता था। तो प्रताप की सेना के लिए बहुत उचित ये समय था, क्योंकि ये सेना के जो सिपाही थे ऊपर रह करके इस पे कंट्रोल कर सकते थे, उनको मार सकते थे और सकरी घाटी में फंस करके और अकबर के सेना के जो सैनिक हैं वो वहां पर अपनी जान गंवा सकते थे। तो ऐसे में युद्ध में सफलता मिल सकती थी। तो ये रणनीति यहाँ पर बनाई गई। किंतु कहते हैं किसी कारण से या किसी के जरिए जो है ये सूचना वहाँ मानसी तक पहुंच गई, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। और अंततः क्या हुआ कि फिर प्रताप को बाहर जो उनकी प्लानिंग थी कि हल्दी घाटी के जो सकरा रास्ता वहां इनको पकड़ेंगे, तो वहां नहीं, फिर इनको खुले मैदान में आना पड़ा। तो कहीं कहीं इतिहास में इस बात का जिक्र भी है कि हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में नहीं, वही खमनौर वाला जो क्षेत्र है मैदानी भाग, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो 18 जून 1576 को इस मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। अब कहने के लिए तो मुगल सेना ज्यादा थी, सैनिक भी ज्यादा थे इनके मुकाबले, राजपूतों के मुकाबले, फिर भी यहाँ पे राजपूतों का आक्रमण जो था हकीम खान सूर के नेतृत्व में हुआ और इन्होंने मुगल सेना को तितर बितर कर दिया। तो एक बार तो मुगल सेना जो थी वो भाग खड़ी हुई, वो उसको एक तरह से अपन कह सकते हैं कि पराजय मिली। और इस पराजय के बाद वो यहाँ वहां भाग गई, सेना पिछड़ गई। तो ये जो प्रताप के सैनिक थे ये भी बनास नदी के पास एक रक्ताल है वहां पर जाकर के और वो इकट्ठे हो गए थे। इस बीच क्या है कि अकबर की सेना में जो एक था मेहतर खान, उसने एक झूठी अफवाह फैला दी। अधिक ऐसा होता है कि जब सैनिक अपना जो है आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आ जाते हैं या डर जाते हैं या वो अपना जो है जोश या अपनी जो है खो देते हैं, डर बैठ जाता है, तो उनमें संचार करने के लिए, जोश का संचार करने के लिए कई बार इस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। तो मेहतर खान ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो उससे क्या हो गया, सेना फिर जोश में आ गई, फिर वापस दोनों सेनाओं का आमना सामना हो गया। अब जो सेनापति मानसिंह है अकबर की सेना की तरफ से वो थे, और यहाँ पर क्या हुआ कि राणा के पास जो है दो, उसमें तो देखिए हाथी घोड़े सब होते हैं लड़ाई में, तो राणा की तरफ से जो दो हाथी थे उसमें पूर्णा और राम प्रसाद, और अकबर की तरफ से जो थे उसमें गजमुक्ता गजराज। फिर राम प्रसाद का मुगलों ने जो है अपने पक्ष के ले लिया था, उसका महावत मर गया था तो उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने और उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। ये राणा का जो है खास हाथी था। इस बीच क्या है कि राणा प्रताप को हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह दिखाई दे गया। हाथी होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा हौद होता है, हौदा जैसा होता है, उस पर बैठा हुआ था। तो चेतक के ऊपर तो राणा प्रताप थे ही, तो इन्होंने चेतक की सहायता से उसके ऊपर आक्रमण किया। चेतक ने हाथी के सूंड के ऊपर पैर रख करके और इनको ऊंचाई तक पहुंचा दिया। तो वहां से भाला फेंक करके राणा प्रताप ने जब मारा तो पर वो बच गया मानसिंह, वो भाला जो है उसके हौदे में लगा, छतरी में लगा, और वो जो हौदे से वो जो हौदा जो है वो गिर गया। तो मानसिंह यहाँ पर बच गया। इस बीच क्या है कि शाही सेना का, अच्छा अब ये जो हाथी होते हैं उस समय, तो हाथी के सूंड में क्या कई तरह की कटार और तलवारें ऐसी जहरीली लगा दी जाती है बचाव के लिए, ताकि कोई आक्रमण करे तो वो खुद घायल हो जाए। तो चेतक जब ये राणा प्रताप को मानसिंह तक पहुंचा रहा था तो उसी युद्ध में हाथी पे लगे हुए जो तीर खंजर जो थे, तलवारें, वो उसके पैर में लग गई थी, तो वो चोटिल हो गया था और वो घायल भी हो गया। ऐसे समय में शाही सेना वापस जो है राजपूतों के ऊपर टूट पड़ी थी। उस समय राणा प्रताप का वहां से निकलना बहुत आवश्यक हो गया था, चेतक भी जो है घायल हो गया था। तब वहां झालावाना जो थे उन्होंने राणा प्रताप से निवेदन किया कि राणा आप यहाँ से निकलिए, अगर आपको अकबर पे विजय हासिल करनी है तो एक बार आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि चेतक भी इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध लड़ सके। अब ये जो सेनाएं होती हैं ये विपक्ष में जो राजा महाराजा जो भी होते हैं उनके जो चिन्ह होते हैं, जैसे राज मुकुट है या जो उनकी कोई पहचान है, उनका झंडा है, ठीक है, कोई और निशानी, उसको देख करके वो समझते हैं कि हाँ ये इनका सेना नायक है या जो भी है राजा है ऐसे। तो झालावाना ने क्या किया कि राणा प्रताप से निवेदन किया कि आप अपने ये सब चिन्ह जो है मुझे दे दीजिए। तो राणा प्रताप ने फिर उनके बहुत अनुनय निवेदन करने पर अपने मुकुट उपड़ सब उतार करके उनको दे दिए। तो अब फिर इनको जो है चेतक वहां से निकाल करके और ले गया। तो इसमें जो दुश्मन सेना है उसने झालावाना को प्रताप समझते हुए इसके ऊपर
इनके ऊपर जो है घेराव करके अटैक कर दिया और वो वहां पे वीरगति को जो है प्राप्त हो गए। इस बीच चेतक जो है वो राणा प्रताप को सुरक्षित वहां से निकाल करके और कहाँ ले गया, बलीचा गांव में, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई और वहां इसकी समाधि भी जो है बनी हुई है। और कहते हैं कि राणा प्रताप कभी जिंदगी में इतने विचलित नहीं हुए जितने कि वो चेतक की मौत के बाद विचलित हुए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। और उसी समय इनका जो भाई शक्ति सिंह है वो भी इनके पास आया, जिसने इनके साथ विश्वासघात किया था, और पर उन्होंने उसको क्षमा कर दिया शक्ति सिंह को और अपने गले लगा लिया। इस बात का जिक्र कुछ ग्रंथों में हुआ है। वंशावली राज प्रशस्ति जो है इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है इन दोनों भाइयों के मिलन का। फिर यहाँ पे बात आती है कि ये तो चलिए युद्ध हो गया, इस युद्ध के परिणाम क्या रहे, तो कहीं कहीं जिक्र आता है कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो परिणाम विहीन रहा और निर्णित युद्ध रहा, तो इसके हम कैसे कह सकते हैं किसके पक्ष में गया, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये प्रताप के पक्ष में गया। इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। अब कारण ये है कि सबसे पहले तो अकबर का नाराज हो जाना, किससे, मानसिंह और आसफ खान से नाराज हो जाना, और उसने उनके दरबार पर अपनी ड्योढ़ी पे आने से इनको मना कर दिया था। तो ऐसा कब होगा, जब आप किसी से नाराज होते हैं क्योंकि उसने आपका काम नहीं किया, तो इनसे नाराज था, इसका मतलब वो युद्ध हार चुका था। फिर अकबर की सेना का बार बार आक्रमण करना, जब आप अगर किसी क्षेत्र को जीत चुके हो तो आप बार बार अपने क्षेत्र में आक्रमण थोड़ी करेंगे, तो ये आक्रमण करना। फिर उस समय जब युद्ध हुआ तो उस समय मेवाड़ा का जो राजपूतों का है उसकी सेना का इनका पीछा न करना, तो ये भी कारण बताता है कि ये प्रताप की जीत थी। फिर प्रताप ने अपनी राजधानी भी वहां बना ली थी, एक कारण ये भी रहा। और कहीं कि ये भी कि महाराणा प्रताप ने जमीन के पट्टे भी वितरित किए थे, तो जमीन के पट्टे तो एक राजा ही वितरित कर सकता है, राजा के नाम की मोहर होती है। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रताप की विजय हुई थी। तो यहाँ पे हम कुछ परिणाम पर बात करते हैं। तो जो भी आपको मैंने बताया था वही है कि अकबर का उद्देश्य एक तो ये मालूम ही था कि प्रताप को जिंदा पकड़ करके और मुगल दरबार में खड़ा करना है, वहां पे इनको मार देना है और उनके संपूर्ण साम्राज्य को अपने राज्य में मिला देना है, पर वो विफल रहा। तो मुगल सेना की विजय कहीं भी प्रमाणित होती, क्योंकि एक पहला कारण मैंने आपको बताया दिया, मानसिंह और आसफ खां को उसने अपनी ड्योढ़ी में आने से मना कर दिया था। फिर मुगल सेना का डर करके मेवाड़ से निकल जाना और मेवाड़ की सेना का पीछा भी नहीं करना, ठीक है। जो कहते हैं कि युद्ध किसके पक्ष में रहा, प्रताप के पक्ष में रहा। फिर उसके बाद भी देखिए, इस क्षेत्र के बाद भी बार बार अकबर की सेना का आक्रमण करना। 1577 में स्वयं अकबर ने फिर अक्टूबर 77 से लेकर के 79 तक शाहबाज खान का बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करना। तो इसका मतलब था कि अकबर अपने उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास में था, तब भी वो असफल रहा। फिर महाराणा प्रताप का अवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी घोषित कर देना, ये भी एक विजेता की कहानी बताता है। फिर अकबर ने पुनः अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा और इसमें इनका पूरा परिवार भी आया था। तो महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ये रुके हुए थे शेरपुर, वहां पे आक्रमण करके और इनके परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप जो है इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपने पिता को आदेश दिया कि इनके अब्दुल रहीम खान खाना के जो पुत्र हैं या इनके जो परिवार है, इनको सही सलामत जो है आप सम्मान पूर्वक छोड़ के आए। तो कुंभलगढ़ से दूर ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, मुगलों का जो है मुख्य थाना था। तो प्रताप ने यहाँ पर इनके साथ अपने पुत्र के साथ यहाँ पे धावा बोला और ये जो पूरा दिवेर वाला क्षेत्र है, इस पर प्रताप का अधिकार हो गया। तो ये जो दिवेर शब्द है, इसको जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन नाम भी यहाँ पर दिया। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है या मेवाड़ के थर्मोपल्ली किसको कहा गया है। तो ये हल्दी घाटी का क्षेत्र जो इसको कहा गया है। फिर मुगल सम्राट अकबर ने वापस 1584 में आमेर के वायमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ को प्रताप के विरुद्ध में भेजा, ठीक है। इसको भी सफलता नहीं मिली। अब इसके बाद महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण करके जो है मालपुरा को लूटा और फिर बाद में इन्होंने वहां पर झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर का निर्माण भी कराया, नीलकंठ महादेव। तो ये जो प्रताप की विजय हुई, इसके बाद जो है एक क्षेत्र था छप्पन के नाम से, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया चावन के नाम से और ये कम से कम 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी भी रही। और फिर कहते हैं कि यहीं पर इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर भी प्रताप ने बनवाया था।
और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, आपने देखा होगा जो डोरी होती है उसको चढ़ाते हैं, तो उसको चढ़ाते टाइम उसकी चोट जो है महाराणा प्रताप को लगी और उनकी चावंड में ही मृत्यु हो गई थी। और वहीं पास में ही फिर इनका दाह संस्कार किया गया था। और वहां पे इनके नाम की जो छतरी है वो प्रताप की याद को दिलाती है। तो प्रताप इतने वीर थे कि जब इनकी मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचा तो अकबर भी जो था उसको बड़ा दुख हुआ और उसने कुछ ऐसा कहा भी जिसका अर्थ ये निकलता है कि जब उनको अकबर के को समाचार मिला तो उन्होंने मतलब अचंभा हुआ इनको, कितना वीर व्यक्ति जो था, तो उन्होंने अपनी जीभ जो है दांतों से दबा ली थी और आंसू भी इनके गिरे थे। तो वही कहते कि भाई तूने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, तो वो भी इनकी वीरता से बहुत प्रभावित थे। तो महाराणा प्रताप का जो है जो एक प्रताप था उनका, एक जो उनका पूरा आक्रमण का जो था, उनकी जो दिलेरी थी, उसका अकबर ने भी जो है लोहा माना था। तो यहाँ पे अपन ये जो दो बात कर रहे हैं, ये जेम्स टॉड का जो मैं नाम ले रही हूँ, विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ के थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो यहाँ पर आकर के ये अपना हल्दी घाटी युद्ध का पूरा पोर्शन जो है होता है और महाराणा प्रताप का अपने यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद बच्चों अपन राजस्थान के ही जो अन्य शासक हुए हैं, मैं एक बार नाम पढ़ देती हूँ, उनके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हैं राव चंद्रसेन, बीकानेर के जो है राय सिंह, फिर जयपुर के अपने सवाई जय सिंह, ठीक है, अमर सिंह राठौर, इस जितने भी हैं सब ये। फिर इसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू हो जाएगा मराठों वाला, ठीक है। अपन राजस्थान में देख रहे थे, मराठों में जो शिवाजी हैं उनका आ जाएगा और तानाजी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है अपना राजस्थान के संदर्भ में रहेगा। तो किसके बाद का कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी उसका क्वेश्चन जो है संशोधित कर दिया गया पाठ्यक्रम से, उसको हटा दिया गया है। तो ये आप इसको बुक में भी देखेंगे और खास खास स्थानों पे अंडरलाइन भी करेंगे।